नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है भारत का पावर इंजन। मतलब वो 4,60,000 मेगावाट का विशालकाय इंजन जो हमारे पूरे देश को रोशन रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के विशाल पावर इंजन को समझने से, फिर बात होगी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की। इसके बाद हम प्लांट्स के भूगोल और इतिहास को डिकोड करेंगे, फिर कोयला बनाम प्राकृतिक गैस को समझेंगे और आखिर में कुछ क्लासिक एग्जाम ट्रैप्स देखेंगे जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो भाग 1, भारत का विशाल पावर इंजन। इमेजिन कीजिए, शाम के 6 बज रहे हैं, लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं और अचानक से देश भर में करोड़ों एयर कंडीशनर एक साथ चालू हो जाते हैं। उस वक्त एक अदृश्य बुनियादी ढांचा है जो पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाम 6 बजे के उस अचानक से बढ़ने वाले लोड या कह लें डिमांड स्पाइक को आखिर संभालता कौन है? क्योंकि देखिए, सूरज ढल चुका है तो सोलर पावर उतना काम नहीं कर रही। ऐसे में ग्रिड सर्वाइव कैसे करता है? जवाब इस डेटा में छुपा है। जनवरी 2025 के लेटेस्ट नंबर्स बताते हैं कि हमारी टोटल कैपेसिटी 4,66,000 मेगावाट क्रॉस कर चुकी है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 52.74% हिस्सा अकेले थर्मल एनर्जी का है। मतलब आज भी थर्मल पावर ही इस पूरे ग्रिड का निर्विवाद राजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज भी कोयले पर इतना डिपेंडेंट क्यों हैं? रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मौसम पर निर्भर है। हवा चलेगी या सूरज निकलेगा तभी बिजली बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कोयला बेस्ड प्लांट्स हमारे बेस लोड को संभालते हैं। हाँ, इन्हें स्टार्ट या बंद करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन ये ग्रिड को वो रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी देते हैं जिससे रात के 2 बजे भी किसी बड़े अस्पताल या स्टील फैक्ट्री को बिना रुके बिजली मिलती रहती है। इन फैक्ट्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल चीट कोड है। 75 में एनटीपीसी आधे से ज्यादा बिजली तापीय से बनाई। बस इसे याद कर लीजिए। इससे 2 बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। पहली, एनटीपीसी 1975 में बनी और दूसरी, हमारी कुल बिजली का 50% से ज्यादा यानी वो 52.74% थर्मल से आता है ना कमाल का तरीका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। अब भारत जैसा विशाल देश और उसकी आसमान छूती एनर्जी डिमांड्स, इसे पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो उसी स्केल पर अपग्रेड होना था ना। और ये स्केल कोई छोटा मोटा नहीं था। हम बात कर रहे हैं सीधे 4,000 मेगावाट की। एक अकेला प्रोजेक्ट इतनी बिजली बनाता है कि किसी भी बड़े महानगर की जरूरतें पूरी कर दें। इसे याद रखना बहुत आसान है। अल्ट्रा मतलब 4,000 का दम। पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप आता है। अगर पूछा जाए कि इस 4,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी कौन है, तो बहुत से लोग तुरंत एनटीपीसी टिक कर देते हैं और यही गलती हो जाती है। सही जवाब है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी। लॉजिक क्या है? देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग से भी बड़ी चुनौती होती है अरबों रुपयों की फंडिंग। पीएफसी ही वो एजेंसी है जो प्लग एंड प्ले मॉडल के जरिए जमीन, पानी और सारी क्लियरेंस की जिम्मेदारी उठाती है। और ये प्लग इन प्ले मॉडल असल में कितने बढ़िया से काम करता है, इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं। जैसे गुजरात का मुंद्रा प्रोजेक्ट जिसे टाटा पावर मैनेज कर रहा है, और मध्य प्रदेश का सासन प्रोजेक्ट जिसे रिलायंस देख रहा है। ये दोनों ही 4,000 मेगावाट के वो मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं जो आज सक्सेसफुली चल रहे हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, भूगोल और इतिहास का संगम। ये हिस्सा मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इन विशाल प्लांट्स को आप देश में कहीं भी रैंडमली नहीं लगा सकते। इनके लोकेशन के पीछे बहुत ही सॉलिड जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लॉजिक होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ओबरा प्लांट को ही लीजिए। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये 1967 के कोल्ड वॉर एरा की उस डिप्लोमेसी का सबूत है जब सोवियत संघ ने हमें तकनीकी मदद दी थी। वहीं तमिलनाडु के नेवेली प्लांट की कहानी अलग है। साउथ इंडिया में अच्छी क्वालिटी वाले काले कोयले की कमी थी, तो वहां मौजूद ज्यादा नमी वाले भूरे लिग्नाइट का इस्तेमाल किया गया और इस तरह ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा प्लांट बना। और हाँ, महाराष्ट्र का उरण प्लांट तो पूरी तरह से नेचुरल गैस पर चलता है। अब इतने सारे नाम और लोकेशंस कैसे याद रहें? इसके लिए एक छोटी सी राइम है। नीली नाडु ओबरा प्रदेश उरण महा। बहुत सिंपल है। नीली नाडु मतलब नेवेली है तमिलनाडु में। ओबरा प्रदेश से याद रहेगा कि ओबरा उत्तर प्रदेश में है और उरण महा से उरण महाराष्ट्र में सेट हो जाता है। एक प्रो टिप और, जैसे ही एग्जाम में लिग्नाइट शब्द दिखे, दिमाग में तुरंत तमिलनाडु क्लिक करना चाहिए।
ओके, भाग 4, कोयला बनाम प्राकृतिक गैस। चलिए, अब जरा फॉसिल फ्यूल्स के बीच के इस मैकेनिकल डिफरेंस को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ये बैलेंस असल में काम कैसे करता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। कोयले वाले प्लांट्स एकदम भारी भरकम मालगाड़ी की तरह होते हैं। वो बहुत सारा लोड खींच सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टार्ट होने में या स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। इसके उलट नेचुरल गैस प्लांट्स एक तेज स्पोर्ट्स कार की तरह होते हैं। शाम को 6 बजे जैसे ही पीक लोड अचानक से बढ़ा, गैस प्लांट्स को तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है और वो एकदम से डिमांड पूरी कर देते हैं। जब बात उन भारी मालगाड़ियों की होती है तो कुछ नाम एकदम टॉप पर आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का विंध्याचल, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, करीब 4760 मेगावाट। फिर आता है उत्तर प्रदेश का सिंगरौली, जो एनटीपीसी की पहली यूनिट थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोरबा, बंगाल का फरक्का और उड़ीसा का तलचर भी बड़े प्लेयर्स हैं। इन्हें याद रखने का एक और मजेदार तरीका बताऊं? विंध्या सबसे बड़ी अंता राजा के पास, मतलब विंध्याचल सबसे बड़ा है और अंता गैस प्लांट राजस्थान में है। फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, क्लासिक एग्जाम ट्रैप्स। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एग्जाम सेट करने वाले लोग बहुत ही चतुराई से कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल और टेक्निकल जाल बिछाते हैं जिनमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ट्रिकी है ये सिंगरौली वाला ट्रैप। देखिए, सिंगरौली का जो कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। लोग अक्सर यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो पावर प्लांट है वो पूरी तरह से यूपी के सोनभद्र जिले के अंदर आता है। और एक बात, भले ये एनटीपीसी का पहला प्लांट है, पर यह सबसे बड़ा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा तो विंध्याचल है, राइट? इस सिंगरौली वाले फैक्ट को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने के लिए एक आखिरी मेमोरी ट्रिक सुनिए। सिंगरौली, पहली उड़ान महाराष्ट्र की। इससे 2 चीजें एक साथ याद रहेंगी। सिंगरौली एनटीपीसी की पहली यूनिट है और उड़ान यानी उरन गैस प्लांट महाराष्ट्र में है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा इस मैच द फॉलोइंग वाले सवाल को देखिए। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। ओबरा उत्तर प्रदेश, पतरातू झारखंड, उकाई गुजरात, ये सब एकदम सही थर्मल प्लांट्स हैं। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ना, इडुक्की, बस यही वो बड़ी गलती है जिसे पकड़ना है। क्योंकि सिर्फ नाम रटने से काम नहीं चलेगा। इडुक्की असल में केरल की पेरियार नदी पर बना एक बहुत ही विशाल डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये गुरुत्वाकर्षण और पानी के भारी दबाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई कोयला है और ना ही कोई बॉयलर। अगर आपको ये बेसिक फर्क पता है तो आप नेगेटिव मार्किंग से साफ बच जाएंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देश को रोशन रखने वाले इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझा। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम तेजी से एक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी वाले भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 4.6 लाख मेगावाट का थर्मल इंजन जिस पर हमारा पूरा बेस लोड टिका है, ग्रिड को बिना फेल किए, बिना देश को अंधेरे में धकेले उसे सेफली शटडाउन या रिप्लेस कैसे किया जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।